Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आज से पहले वाली वीडियोस में मैंने सेक्शन 1 टू सेक्शन 36 में करा चुका हूँ. आज हम लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 37 के बाद वाले जो BNSS के सेक्शंस हमारे बचे हुए हैं. जितने हमसे हो सकते हैं उतने हम पढ़ेंगे. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैरिड लॉ ग्रुप जो भी वीडियोज़ बनाता है वो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में हिंदी और रेलिवेंट केस लॉज के साथ ही मैं आपको समझाता हूँ. मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि बेरेक्ट रीडिंग रैपिड डिटेल सीरीज़ को मजाक बना के रख देता है. जो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर एक सेक्शन की या 2-3 सेक्शन की 4-5 सेक्शन की जितने भी मैं कराता हूँ कोशिश करता हूँ कि थोरोली इंटरप्रिटेशन में आपको दे पाऊँ और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिले मेरी वीडियो देखकर. ठीक है, आप अगर बुक से खुद भी नहीं पढ़ेंगे और मेरी आवाज़ को सुन लेंगे कि इस सेक्शन में यह होता है, हमारा कानून बस हमें यह बोलता है, तो वो भी हमारे लिए सफिशेंट रहेगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं BNSS का पढ़ाई. और फ्रॉम सेक्शन 37 ऑफ BNSS जो कि बोलता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर. अब ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर पुलिसकर्मी कौन होगा, ये CRPC में ये सेक्शन नहीं था. ये सेक्शन हमें बिल्कुल नया देखने को मिला. आप देखिए सेक्शन 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर. अब डेजिग्नेटेड पुलिसकर्मी कौन होगा, मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ. द स्टेट गवर्नमेंट शेल, तो राज्य सरकार शेल मैंडेटरी, राज्य सरकार क्या करेगी, शेल ये करेगी. ए एस्टेब्लिश्ड अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट अ स्टेट लेवल. ये देखिए राज्य सरकार हर राज्य सरकार अपने राज्य में क्या करेगी, स्थापना करेगी एक पुलिस कंट्रोल रूम की. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, उस राज्य में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा. एंड एट स्टेट लेवल, और एक पुलिस कंट्रोल रूम हर राज्य के स्टेट लेवल मतलब राज्य लेवल पर एक पुलिस कंट्रोल रूम PCR होगा. और उस राज्य में चाहे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हों, ज़िले पड़ते हैं, उसमें भी एक PCR होगा. ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम होगा. ठीक है, ये हमारा 37 का A कहता है. अब 37 का B जो कि बिल्कुल नया दिया गया है सेक्शन हमारे BNSS में, पहले CRPC में नहीं था. अब देखिए डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन. डेजिग्नेट करेगी राज्य सरकार, डेजिग्नेट करेगी एक पुलिसकर्मी को उस हर जिले में और हर पुलिस थाने में. किस चीज़ के लिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ये प्री का क्वेश्चन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो वो उसकी रैंक क्या होगी, उसकी रैंक ASI लेवल की रैंक होगी. जिस पुलिसकर्मी को राज्य सरकार डेजिग्नेट करेगी कहाँ पे, हर एक जिले के लिए और हर एक पुलिस थाने में. कौन से पुलिसकर्मी को, जो कि ASI से रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर का होना चाहिए, उसको डेजिग्नेट करेगी. और उसका रोल क्या होगा, हु शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड. तो जो ASI होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा, वो ही रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी उसकी ही होगी कि वो मेंटेन करेगा, वो बिल्कुल खाता मेंटेन हिसाब किताब बनाए रखेगा किसका, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेस, जानकारी नामों के बारे में और पता जो एड्रेस होता है, जो पता होता है. ठीक है, जो मुलजिम गिरफ्तार किया गया है उनके पतों कहाँ है, उनका मतलब पता मतलब ये कह देते कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, उनके एड्रेसेस को भी वो मेंटेन करेगा वो ASI. ठीक है, ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड, जो कि व्यक्ति गिरफ्तारित हुए हैं. ठीक है, नेचर ऑफ द ऑफेंसेस विद विच चार्ज, और वो क्या करेगा ASI, नेम एंड एड्रेसेस तो लेगा ही जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, लेकिन साथ साथ और क्या मेंटेन करेगा वो ASI. नेचर, किस श्रेणी का अपराध उस व्यक्ति ने किया है जिसको कि गिरफ्तार किया गया, जिसको कि अरेस्टेड किया गया है. ठीक है, who shall be prominently displayed in any manner included in digital mode in every police station and at district headquarters. ये लीजिए, जो कि क्या होगा which shall be prominently displayed, जो कि रेगुलर बिल्कुल डेली की डेली प्रोमिनेंटली मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से अधर्ड होगा और उसको डिस्प्ले किया जाएगा. उन व्यक्तियों का नाम, उन व्यक्तियों का पता, वो कहाँ के निवासी हैं और उनको किस श्रेणी के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो वो कैसे प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड किया जाएगा, किसी भी एनी मैनर, किसी भी तरीके से जिससे डिस्प्ले हो सकती है उससे किया जा सकता है. पर इसमें एक नया मोड बता रखे कि आप डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं उन अरेस्टेड पर्सन की डिटेल्स, इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन. डिजिटल मोड जो होता है हर पुलिस थाने में, डिजिटल मोड भाई मान के चलिए कोई LCD TV लगा दिया पुलिस थाने के जो मेन बरामदा होता है उसके बाहर, और उसमें सारे अरेस्टेड व्यक्तियों के नाम और पता चल रहा है और कौन सा उसने अपराध किया वो चल रहा है. तो ये क्या हुआ, ASI ने अपनी
जो ड्यूटी थी जो एएसआई को सेक्शन 37 क्लोज बी में दी हुई थी वो एएसआई ने पूरी कर दी, ठीक है, यह कर दिया। तो मेरे को प्री का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है कि कौन सा वह पुलिसकर्मी होगा जिसको जिसको पूरा का पूरा डाटा मेंटेन करना होगा प्रोमिनेंटली, पर्सन अरेस्टेड का, और उसका नाम पता उसका लिखना होगा और कौन सा उसने अपराध किया। एएसआई को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आज से ही मेरे को प्री का क्वेश्चन ये बनता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़े, हमारा सेक्शन 37 हो गया जो कि सिंपल रीडिंग कर रहे, इसमें कुछ और नहीं है। अब देखिए सेक्शन 37 में पढ़ने वाला हूँ, सॉरी 37 मैंने पढ़ दिया। अब मैं सेक्शन 38 पढ़ने वाला हूँ जो कि बोलता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ये लीजिए अधिकार है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है उस व्यक्ति से अगर पुलिसकर्मी जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की राइट है, अधिकार है कि वो अपने वकील साहब को अपने पास बैठा के रख सकता है, बट थोड़े टाइम के लिए, बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। मतलब पूरी की पूरी इंटेरोगेशन, पूछताछ हो रही है, एक पुलिसकर्मी अक्यूज से मुलजिम से पूछताछ कर रहा है, और पूछताछ कर रहा है तो सीधा सीधा क्या हुआ, वो कह रहा है मैं अपने वकील साहब को बुला लेता हूँ। अब उसका वकील साहब भाई पुलिसकर्मी को एक पूछताछ कर ले, वो राय ले लेगा कि भाई मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, क्या मेरे को बताना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि पूछताछ पूरी 2 घंटे चलेगी तो उसका वकील, अक्यूज का वकील 2 घंटे ही वहाँ बैठा रहेगा इंटेरोगेशन रूम में। नो 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 नो, ओनली मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स अक्यूज अपने वकील से मिल सकता है इंटेरोगेशन में। ये अब हम सेक्शन 38 की बॉडी भी पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है, देखिए When any person is arrested and interrogated by the police, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी गिरफ्तारित व्यक्ति को इंटेरोगेट करती है पुलिस, मतलब पूछताछ करती है पुलिस, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation। तो अरेस्टेड व्यक्ति उसके पास क्या राइट है कि वो एंटाइटल है, वो हकदारित है कि वो मीट कर सकता है, मिल सकता है एक वकील साहब से जो उसकी पसंद का है। और कब मिल सकता है? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जब इंटेरोगेशन चल रही है उसके दौरान, ठीक है। अब देखिए आगे लेटर पार्ट में 38 के दो नोट थ्रू आउट इंटेरोगेशन पर पूरी तफसीश जो चल रही है उसके थ्रू आउट इंटेरोगेशन पर नहीं मिल सकता, ओनली ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मिल सकता है, नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। अब कितना इसमें वर्डिंग्स हमें देखने को मिलती है, आप खुद ही देखिए ड्यूरिंग इंटेरोगेशन एंड थ्रू आउट इंटेरोगेशन। आप वर्ड्स ही पकड़ के चलिए भाई। एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया किसी अपराध के लिए, अब उससे ऑब्वियसली भाई गिरफ्तार किया गया तो उसकी पूजा तो करेंगे नहीं पुलिस वाले, उसकी इंटेरोगेशन होगी, उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बारे में उसकी तफ्सीश होगी। भाई तो उस टाइम कहाँ था, तेरी क्या रंजिश थी, तूने क्यों मारा, तू बता दे, तू कहाँ था, क्या कर रहा था, और उनको जो पूछना होगा, तू क्राइम करने के बाद, अपराध करने के बाद कहाँ गया, तो ये सब पूछेंगे इंटेरोगेशन में, ठीक है। जांच पड़ताल होगी, जब क्वेश्चन आंसर पुलिस वाले करेंगे अक्यूज से, तो अक्यूज का क्या, सर रुकिए, आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैं इनका जवाब तब दूंगा जब मैं अपने वकील से मिल लूँगा। और वकील उसको कौन मुहैया करवाएगा? सिर्फ वही, उसकी चॉइस भाई, जिसको वो कहेगा, जो उसकी बजट में होगा, वो उस वकील को थाने में बुला लेगा और उससे कंसल्टेशन एडवाइस ले लेगा। ये मेरे से यही पूछ रहे हैं क्या मेरे को बताना चाहिए, क्या कानून ने बोला हुआ है कि मेरे को ये चीज़ें बतानी चाहिए, तो वकील बता देगा। और मेन बात क्या है, दो नोट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, पूरी इंटेरोगेशन के दौरान वकील नहीं बैठा रहेगा उसकी बगल में। मान के चलिए इंटेरोगेशन हुई 2 घंटे की, और शुरू के 10 मिनट में पुलिस वालों ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि मुलजिम को पसीने आने लग गए, ठीक है। तो मुलजिम ने कहा कि भाई मैं अपने वकील साहब से मिलना चाहूँ, आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई लॉयर, ठीक है, आई वॉन्ट टू सी माई एडवोकेट। तो पुलिसकर्मी उसको मना नहीं कर सकते, उसके पास राइट है अपराधी के पास। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 38 BNSS में अपराधी के पास राइट है कि वो अपने पसंद का एडवोकेट से कंसल्टेशन कर सकता है, ठीक है। पर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जब इंटेरोगेशन चल रही है उसके बीच में थोड़े टाइम के लिए, दो नोट थ्रू आउट इंटेरोगेशन, पूरी इंटेरोगेशन जांच पड़ताल चल रही है उसके लिए नहीं, पूरी के लिए नहीं, थोड़ी से टाइम के लिए, ठीक है। तो ये था सेक्शन 38 हमारा BNSS का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 ऑफ BNSS। अब देखिए, अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस, सॉरी सेक्शन 39 अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब रेफ्यूजल किया है, जब मना किया है नाम बताने से और पता बताने से। एक व्यक्ति को क्या उसने नाम अपना नहीं बताया और अपना पता नहीं बताया, अपना एड्रेस नहीं बताया, या फिर वो व्यक्ति अपना नाम पता झूठा बता रहा है, झूठा एड्रेस बता रहा है, झूठा नाम बता रहा है, तो क्या उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा एक पुलिसकर्मी द्वारा? 100% कर लिया जाएगा। देखिए
वो अब हमारा सेक्शन 39 में दिया गया है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे सेक्शंस में देखा था, क्या देखा था, सीधा सीधा वो 39 से सब्जेक्ट टू, जैसे हमने सेक्शन 35 के सब सेक्शन 2 में भी देखा था कि वो सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा था किससे, सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा था किससे, सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2 सीधा सीधा सब्जेक्ट रख रहा था कि भाई 39 को तो जो दिखा होगा वो मानना, बाकी फिर वो पढ़ना, ठीक है। तो यही लिखा गया। आप दोबारा देखिए, अब दोबारा मैं पढ़ता हूँ सेक्शन 39 का इंडेक्स। अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब गिरफ्तार कर ले जाएगा अगर एक व्यक्ति, एक अपराधी अपना झूठा नाम बताता है या झूठा एड्रेस पता बता देता है। बॉडी पढ़ते हैं 39 का सब सेक्शन 1। व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जब एक व्यक्ति जो एक पुलिस कर्मी की मौजूदगी में कुछ कर देता है और क्या करता है, हैज़ कमिटेड, या वो कोई अपराध कर देता है और पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद है, उसकी मौजूदगी में एक व्यक्ति अपराध कर देता है, ठीक है। और हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या वो अपराध कर चुका है लेकिन पुलिसकर्मी के सामने वो खड़ा हुआ है और उसके ऊपर आरोप क्या लगे हुए हैं कि सर इसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एक असंज्ञेय अपराध किया है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है। ये देखिए, रेफ्यूजीज ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। अब पुलिसकर्मी भाई, एक अपराधी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, असंज्ञेय अपराध किया है, ठीक है, जिसमें पुलिसकर्मी की कोई पावर नहीं है कि विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर ले। उसको अरेस्ट विद वारंट के साथ इस केस में करना पड़ेगा। लेकिन पुलिसकर्मी भाई ये तो पूछ सकता है कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, तू कहाँ रहता है, तो वो क्या करता है, इसे भी रेफ्यूज करता है, मैं नहीं बता रहा। तो क्या होगा, आप देखिए, और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या फिर नाम या पता तो बता देता है पर पुलिसकर्मी को यकीन करने के कारण हो जाते हैं जो ये नाम और पता बता रहा है ना 100% झूठ बता रहा है। तो अब क्या करेगा, ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर। तो वो जो व्यक्ति अपना झूठा नाम या पता बता रहा है तो उस व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस में बी असर्टेन, बस किसके लिए गिरफ्तार करेगा और थाने में ले जाएगा कि भाई इस व्यक्ति का जिसने नॉन कॉग्निजेबल एक अपराध किया है, मेरी मौजूदगी में कभी किया था, या इसके ऊपर आरोप लगे थे और मैं गया जब भी ये वहीं खड़ा हुआ था, तो पुलिसकर्मी उसको क्या करेगा, बस उसका असली नाम और पता असर्टेन मतलब पता लगाने के लिए उसको गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को मतलब नॉन कॉग्निजेबल केस में भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर सकता है। और कब कर सकता है, जब वो व्यक्ति अपना सही नाम और सही एड्रेस नहीं बता रहा है तो ही कर सकता है, विदाउट वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और हालांकि उसने नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया है, असंज्ञेय अपराध किया है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है बच्चों, जल्दी बताइए, सेक्शन 2 में मिलती है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, ये बिल्कुल देखना जरूरी है, हमारी इससे रिवीजन होती है क्विकली, ठीक है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा दिया गया है सेक्शन 2 के ओ में, सेक्शन 2 क्लोज ओ में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज ओ में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज ओ में दिया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 39 का सब सेक्शन 2, जो कि हमें बताता है when the true name and residence of such person have been ascertained, जब सच्चा नाम और सच्चा पता उस व्यक्ति का जिसको नॉन कॉग्निजेबल अपराध में एक पुलिसकर्मी ने विदाउट वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लिया था, उसका असली नाम और उसका असली पता असर्टेन पता लगा लिया गया है पुलिसकर्मी द्वारा। पुलिसकर्मी क्या करेगा, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को बॉन्ड एक सिंपल मुचलके पे छोड़ देगा या फिर बेल बॉन्ड पर छोड़ेगा, ठीक है, जमानती मुचलके पे छोड़ेगा, ठीक है। और क्यों वो मुचलका ले रहा है उस व्यक्ति से, टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, कि जब तुमने नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम मैजिस्ट्रेट से वारंट लेने जाएंगे और वो वारंट हमें दे देगा, हाँ, तुम्हारे केस में इन्वेस्टिगेशन का, तो तुम्हें जब बुलाया जाए कोर्ट में तो तुम मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी हाजिरी आकर दे देना, इसलिए ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 39 का क्लोज सब सेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2 की प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, बताया गया है जो व्यक्ति सच्चा नाम और सच्चा पता नहीं बताता है पर वो व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल अपराध असंज्ञेय अपराध कर बैठता है और अपना असली नाम और पता नहीं बताता है, जब पुलिसकर्मी उससे डिमांड करता है उसका नाम, तो कह रहा है कि वही व्यक्ति जो अपना असली नाम पता नहीं बता रहा और वो व्यक्ति भारत का नागरिक भी नहीं है। तो अब क्या होगा, देखिए, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो उस फिरंगी नागरिक की
उस फॉरेनर रेजिडेंट का जो बेल बॉन्ड होगा, जो जमानती मुचलका होगा या सिंपल मुचलका होगा, वो कौन सिक्योरिटी रखेगा? जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो ही उस फॉरेनर के लिए, अंग्रेज के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर के देगा। ठीक है, यह रिक्वायरमेंट है और यह बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ऑस्ट्रेलिया से एक फॉरेनर आया आगरा में ताजमहल देखने। अब ताजमहल में उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने उस ऑस्ट्रेलिया के एक फॉरेनर ने एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध कर दिया। अब एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध का हम एग्जांपल ले लेते हैं पीछे से, भारतीय फर्स्ट शेड्यूल में से, कि उसने कौन सा अपराध कर दिया, फिर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिर आपको आगे बताएंगे। उसने मान के चलिए एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध का मैं देख लेता हूँ। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैं भारतीय न्याय संहिता में अपराध देख लेता हूँ। क्या किया? हाँ, आ गया है। ठीक है, मान के चलिए क्या किया है उसने, उस व्यक्ति ने क्या किया है, एक सेकंड रुकिए, सारे संबंध वगैरह दिख रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। एक जो ऑस्ट्रेलिया का अंग्रेज है वो आगरा में जाके क्या करता है, उसने ताजमहल में जाके नॉन कॉग्निजेबल अपराध कर दिया। और कौन सा किया है? उसने किया है सेक्शन 225 कर दिया। मान के चलिए भारतीय न्याय संहिता का उसने 225 कर दिया, जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब पुलिस ऑफिसर वारंट लेगा मजिस्ट्रेट का, तभी उसको गिरफ्तार करेगा, उसके केस में जांच पड़ताल करेगा। तो सेक्शन 225 भारतीय न्याय संहिता कहता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। मतलब उस अंग्रेज ने, ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेज ने एक इंडियन व्यक्ति को थ्रेट किया कि तेरे को यहीं मार के लाल कर दूंगा, आई विल हिट यू एंड यू विल वॉच एंड इफ यू गो टू पब्लिक सर्वेंट आई विल किल यू। तो वो थ्रेट करता है, एक व्यक्ति को डराता है कि तू पुलिसकर्मी के पास मत जाइयो, जो मैंने ओले सोले यहाँ ताजमहल में, आगरा में काम कर दिए हैं उसके बारे में मत बताइए। तो थ्रेट करता है एक इंडियन नागरिक को, वो अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ऐसा करने पर उस अंग्रेज ने क्या किया, एक नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध कर दिया। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अब ये देखिए कि उसने असंज्ञेय अपराध कर दिया, पर उसको अब पुलिसकर्मी पूछेंगे, भाई हाँ बताओ मिस्टर फॉरनर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरनर, आपका नाम क्या है? वो कहता है आई विल नॉट टेल यू, हु आर यू टू आस्क मी। वो नहीं बताता है। तो ऐसा कहने पर पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार कर लेगा, उस अंग्रेज को, ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेज को। ठीक है, जो कि पुलिसकर्मी कौन होगा? इंडिया का होगा, आगरा पुलिस का होगा। ठीक है, तो यह होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 के प्रोविजन में हमने क्या सीखने को मिला कि भाई वो व्यक्ति जिसने एक नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध किया है वो भारत का नागरिक नहीं है, पर लेकिन जब उसको बेल और बेल बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा तो उसकी श्योरिटी मुचलके की, जमानती मुचलके की श्योरिटी एक वह व्यक्ति होगा जो कि इंडिया का नागरिक है। ठीक है, तो अब एक अंग्रेज है या फिर मान के चलिए सरदार उदार जो भी होते हैं, सिख लोग होते हैं, ये एनआरआई हो जाते हैं। मतलब ये कनाडा वगैरह की, अमेरिका वगैरह की सिटीजनशिप ज़्यादा लेते हैं और ये इंडिया में आके कोई अपराध कर देते हैं। तो ये है तो इंडियन ओरिजिन के, पर ये एनआरआई हैं, पर ये अब भारत के नागरिक नहीं है। तो क्या इनके लिए भी ये प्रोविजन लगेगा, इन सिक्स के लिए जो कि बाहर जाके एनआरआई की अपनी बाहर की सिटीजनशिप फॉरेन देश की ले लेते हैं? 100% लगेगा। तो मान के चलिए कोई पंजाब का कोई व्यक्ति था जिसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी, अब वो इंडिया में घूमने आ जाता है। ठीक है, तो अमृतसर में आ जाता है गोल्डन टेम्पल में, तो वो क्या करता है, वो कुछ अपराध कर देता है। मान के चलिए यही 225 का अपराध कर देता है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का। तो अब क्या हुआ, तो वो जो सिख है, जो एनआरआई बन चुका था, वो भी अब क्या होगा, फॉरनर की कैटेगरी में आएगा और उसका मुचलका, उसकी श्योरिटी, जमानती मुचलका कौन भरेगा? एक वह नागरिक भरेगा जो इंडिया का सिटीजन है। मतलब मान के चलिए वो सिख था, वो पंजाब का ही था, वो अपने तो भाई बंधुओं को बुला लेगा कि भाई आ जाओ, वो जिस गांव का होगा दुनिया भर के आ जाएंगे तो वो तो दे देंगे। लेकिन एक फॉरनर जो ऑस्ट्रेलिया के केस में, मान के चलिए वो टूरिस्ट अकेला हुआ है, तो उसकी श्योरिटी एक इंडिया का व्यक्ति जो है नागरिक, वो कैसे देगा? बिल्कुल वो दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके मैटर सीधे सीधे किस में जाएंगे? एम्बेसी में जाएंगे। अब उसके एम्बेसी से जो भी मदद मिलेगी वो मिलेगी। ठीक है, आप देखिए सेक्शन 39 का सब सेक्शन 3 हम पढ़ते हैं। इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट ascertained विद इन 24 आवर्स, अगर सही नाम और सही पता उस व्यक्ति का जिसको नॉन कॉग्निजेबल अपराध के लिए पकड़ा गया था, उसका सही नाम और पता असर्टेन, निश्चित नहीं हो पाता है 24 घंटों के भीतर, तो क्या होगा देखिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, और ये 24 घंटे कब से कैलकुलेट होंगे? जब से उस व्यक्ति को पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम, अपना नाम और पता सही बताने के लिए नहीं। ठीक है, और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड्स, अगर उसका नाम और पता तो वो बता देता है, उसका असर्टेन हो जाता है, पर वो अपना मुचलका या जमानती मुचलका नहीं भर पाता, विफल हो जाता। तो देखिए, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, या फिर उसको बोला गया है कि तुम सफिशिएंट श्योरिटीज लेके आओ, मतलब
अपने शोर्टीज जमानती लेके आओ, वो भी सफिशिएंट मतलब संतोषजनक शोर्टीज नहीं, वो लापता विफल हो जाता तो क्या होगा देखिए, ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन। तो अब उस फॉरनर को जिसने अपना नाम और पता पहले तो सही नहीं बताया था, पर बाद में पुलिसकर्मी ने जब गिरफ्तार किया उसके तोते फेल हो गए, उसने नाम और पता सही बता दिया। तो अब उसको बोला गया पुलिस ऑफिसर द्वारा कि भाई मैंने तेरे को गिरफ्तार किया था, तेरे को तभी छोड़ूंगा, तू बॉन्ड में आ जाओ या फिर बेल बॉन्ड में जमानती मुचलके में आ जा, या फिर मेरे को श्योरिटीज दे, जमानती दे जितने मैं कहता हूँ। मतलब वो ऑब्वियसली जेन्युइन से जमानती होंगे, वो पुलिस ऑफिसर ये थोड़ी कहेगा 10 जमानती लेके, वो कहेगा 1 लिया भाई, ठीक है। तो अब अंग्रेज कहता है कि आई डोंट हैव एनी जमानती। तो अब पुलिसकर्मी क्या करेगा, सीधा उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जिसके पास क्षेत्रफल होगा ना उसके केस को ट्राई करने में, उस नॉन कॉग्निजिबल केस को ट्राई करने में, तो उस मैजिस्ट्रेट के पास उसको उस व्यक्ति को जो अपना सही नाम और पता नहीं बता रहा था उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, ठीक है, तो यही कह रहा है। और ये कह रहा है सेक्शन 39 के सब सेक्शन 3 में कि उसका नाम और पता निश्चित नहीं हो पाता है, एक व्यक्ति का जो अपना नाम और पता नहीं बताता, जिसने नॉन कॉग्निजिबल असंज्ञेय अपराध कर रखा है, तो 24 घंटे के भीतर अगर पता लग गया तो ठीक है, फिर उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ दो, छोटीज बुला के उसकी छोड़ दो। अगर नहीं पता लगता है, वो उसका नाम भी नहीं पता लगता 24 घंटे के अंदर, ठीक है, और या तो उसका नाम पता तो लग जाता है पर वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में विफल हो जाता है, या फिर कोई वो सफिशिएंट शॉर्टेज नहीं ला पाता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को फोर्थ विद इमीडिएटली जल्द से जल्द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, जो एक मैजिस्ट्रेट साहब है JMIC जिसका क्षेत्रफल है उस नॉन कॉग्निजिबल केस को ट्राई करने का, उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जो कि सेक्शन हमने 225 भारतीय न्याय संहिता का इसका एग्जांपल लिया था कि इंड्यूस कर रहा है एक व्यक्ति को कि तो उसको प्रिवेंट कर सके कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ना ले सके। तो ये अपराध नॉन कॉग्निजिबल भी है और बेलेबल भी है, और ट्राइबल बाय क्या है, एनी मैजिस्ट्रेट है, मतलब इसको CGM भी ट्राई कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी। तो क्या एनी मैजिस्ट्रेट में इस अंग्रेज को जो पहले नाम पता नहीं बता रहा था और 24 घंटे के भीतर उसका नाम पता नहीं पता लगता है, तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास भी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस, क्योंकि हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया था कि उसने 225 भारतीय न्याय संहिता का अपराध किया था। तो भारतीय न्याय संहिता का 225 जो अपराध है, प्रावधान है, वो एनी मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है, तो उसको GM सेकंड क्लास भी ट्राई कर सकता है, और उसके पास उसको फोर्थ विद अगर उस GM सेकंड क्लास की जुरिडिक्शन होगी तो उसके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक था तो मैंने इसलिए बताया आपको, ठीक है। अब देखिए हमारा सेक्शन 39 पूरा हुआ, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए अब, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। क्या एक निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट व्यक्ति जो कि ना तो पुलिसकर्मी है ना तो वो सरकारी कर्मचारी है, क्या वो एक प्राइवेट व्यक्ति किसी अन्य अपराधी को अरेस्ट कर सकता है? एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, और अगर कर सकता है तो क्या प्रक्रिया रहेगी प्राइवेट व्यक्ति की अरेस्ट की, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 में, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 40 का सब सेक्शन 1, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कोग्निजिबल ऑफेंस। तो ये कह रहा है एनी प्राइवेट पर्सन, कोई भी निजी व्यक्ति क्या करेगा, मे अरेस्ट, या तो खुद गिरफ्तार कर लेगा, मे है उसकी डिस्क्रिप्शन है, करे भी ना भी करेगा। देखिए मे अरेस्ट, खुद अरेस्ट करेगा, खुद गिरफ्तार कर लेगा, मे है लेकिन डिस्क्रिप्शन है, और कॉज टू बी अरेस्टेड, या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, मान के चलिए एक प्राइवेट व्यक्ति हूँ मैं, और मान के चलिए मैं प्राइवेट व्यक्ति हूँ और मेरे दादाजी बोलते हैं, वो भी प्राइवेट व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए, इसने एक अपराध किया है जो कि उनको तो क्या लगता है, वो तो लेमैन है, उनको तो क्या लगता है, लेकिन लोग क्या कहता है, वो अपराध उस अपराधी ने कौन सा वाला किया होना चाहिए, नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल। तो मेरे दादाजी बोलते हैं, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, वो तो पकड़ नहीं सकते उस अपराधी को, तो मेरे को बोलते हैं मोहित मेरे पोते जाओ उस लोंडे को गिरफ्तार कर लो, उसने एक अपराध कर दिया, तो हम उसको पुलिस के हवाले कर देंगे, तो मैं उसको अरेस्ट कर लूँगा उस व्यक्ति को, क्योंकि मेरे को मेरे दादाजी ने क्या दी है बताइए, डायरेक्शन दी है, क्या दी है, डायरेक्शन दी है, ठीक है। अब देखिए, और कॉज टू बी अरेस्टेड, ठीक है, या फिर मेरे दादाजी ने मेरे को ऑर्डर दिया है जाके उसको पकड़ो, और हालांकि मैंने उस व्यक्ति को, अपराधी को अपराध करते हुए नहीं देखा, मेरे दादाजी ने देखा है, तब भी मेरे को डायरेक्शन मिली होगी कि आप भी गिरफ्तार कर सकते हो। अब देखिए, एनी पर्सन, किसी भी अपराधी को, हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कोग्निजिबल ऑफेंस, और वो व्यक्ति, एक प्राइवेट व्यक्ति एक अपराधी को तभी अरेस्ट करेगा तब उस अपराधी ने नॉन बेलेबल एंड कोग्निजिबल अपराध किया है, मतलब
मतलब जिसमें उसको जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिल सकती और उसने संज्ञेय अपराध किया है। अब ठीक है, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस हमारे डेफिनेशन में कहाँ पर डिफाइंड है एक बार बताना जरूर। ये इसमें हम साइड में नोट्स बनाते हुए चल लेते हैं, क्योंकि ये हमें नोट्स बहुत ही फायदेमंद होंगे, ये नोट्स हमें बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो सेक्शन 2 के सी में हमें नॉन बेलेबल ऑफेंस दिया गया है, और कोग्निजेबल ऑफेंस हमें कहाँ दिया गया है, कोग्निजेबल ऑफेंस हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2 के जी में हमें कोग्निजेबल संज्ञेय अपराध दिया गया है। तो जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है एक अपराधी को, तो उसके ये मैंडेटरी कंडीशन प्रेसिडेंट है कि अपराधी ने एक ऐसा अपराध किया गया हो जिसमें उसको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, मतलब उसने नॉन बेलेबल अपराध किया है और उसने संज्ञेय अपराध किया, मतलब कोग्निजेबल अपराध किया जिसमें पुलिस ऑफिसर की पावर है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेंगे, तो वह व्यक्ति उसको अरेस्ट कर लेगा। अब एक लेमैन जिसको कानून का कोई ज्ञान नहीं है, उसको क्या पता कि नॉन बेलेबल अपराध कौन सा है, कोग्निजेबल अपराध कौन सा है, तो वो कैसे करेगा भाई, वो तो इस फट्टों में पड़ता ही नहीं है। पर फिर भी हमारे लेजिस्लेचर ने एक प्राइवेट पर्सन को भी पावर दे रखी है कि वो भी क्या कर सकता है, एक मुलजिम को एक अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 40 का फॉर्मल पार्ट। अब आगे पढ़ते देखिए, नॉन बेलेबल एंड कोग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या कोई भगोड़ा अपराधी है उसको भी एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, और बिना कोई देरी करते हुए वो प्राइवेट पर्सन क्या करेगा, बट विद इन 6 आवर्स। अब ये नया टाइम ऐड हुआ है, सीआरपीसी में नहीं दिया गया था, बट 6 घंटे के भीतर वो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, उस अपराधी को फ्रॉम सच अरेस्ट, 6 घंटे के भीतर अगर एक प्राइवेट व्यक्ति ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, प्राइवेट अरेस्ट हुआ है, तो 6 घंटे के भीतर उस गिरफ्तारी से क्या करेगा वो प्राइवेट व्यक्ति, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। वो उस प्राइवेट व्यक्ति को या तो खुद ले जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिसकर्मी के पास, या फिर किसी और को उस प्राइवेट व्यक्ति को सौंप देगा, तो वो व्यक्ति पुलिसकर्मी के पास उस व्यक्ति को, अपराधी को लेके जाएगा जिसने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल अपराध किया है। देखिए, और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अगर अब पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति है, कोई पुलिस थाने में कोई पुलिसकर्मी नहीं है, और एक प्राइवेट व्यक्ति एक अपराधी को लेके आए पुलिस थाने में, और अब पुलिसकर्मी नहीं है कोई भी, अब देखिए फिर कहाँ लेके जाएगा, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो पहले तो वो सिर्फ एक पुलिसकर्मी के पास लेके जा रहा था प्राइवेट व्यक्ति, ठीक है, पर अब पुलिसकर्मी अगर उसको नहीं मिलता है ढूंढने से भी आजू बाजू, तो सीधा वो क्या करेगा, उस अपराधी को जिसने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल अपराध किया है एक प्राइवेट व्यक्ति की मौजूदगी में, वो उस अपराधी को कहाँ लेके जाएगा, पुलिस थाने में लेके जाएगा। ठीक है, या तो खुद से ले जाएगा या उसको भिजवा देगा अपने किसी चेलों के हाथों। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 40 का सबसेक्शन 2, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35, तो अब रीजन आते हैं, यकीन करने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं कि हाँ, जो ये व्यक्ति है, जो प्राइवेट व्यक्ति है, और इसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है, एक अपराधी को जिसने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल अपराध किया है, हाँ, ये जो सेक्शन 35 हमारा सब सेक्शन 1 है BNSS का, उसके प्रावधानों के अंतर्गत इसने कोई अपराध किया है, तो अब क्या होगा, आप पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन कस्टडी। तो अब पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को, जिसको प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार कर रखा है, उस व्यक्ति को जिसने प्राइवेट व्यक्ति ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है जिसने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल अपराध किया था, उस व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी अपनी हिरासत में कस्टडी में ले लेगा, और प्राइवेट व्यक्ति की कस्टडी अब उस व्यक्ति के ऊपर से हट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 40 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 का सबसेक्शन 3, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। तो अब क्या हुआ, अब पुलिस कर्मी को जैसे प्राइवेट व्यक्ति की गिरफ्त से उस अपराधी को पुलिस कर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया, तो पुलिस कस्टडी में लिया तो पुलिसकर्मी को क्या लगा, यह लगा 40 का 3 पढ़ रहा हूँ, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, अगर आप यकीन करने के कारण होते हैं, दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, कि उस व्यक्ति ने क्या घटित किया था, एक असंज्ञेय अपराध घटित किया था, मतलब उसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको विद वारंट ही अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन उसकी केस की हो सकती है। तो अब पुलिसकर्मी क्या करेगा, एंड ही रिफ्यूजेस ऑन द डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। पुलिसकर्मी को पता लग जाता कि भाई जो इस व्यक्ति ने किया है ना, वो असंज्ञेय नॉन कोग्निजेबल अपराध किया है, पर फिर भी वह व्यक्ति पुलिसकर्मी को अपना नाम और पता नहीं बता रहा है, तो क्या होगा, और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या फिर नाम और पता तो वह व्यक्ति बता रहा है, लेकिन वो ऐसा नाम और पता बता रहा है जो पुलिसकर्मी को लग रहा है कि 100% झूठ बोल रहा है। तो अब क्या होगा,
ही शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। फिर भाई उस व्यक्ति को, जिसको एक प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया था और उसको पुलिसकर्मी को सौंप दिया था उसकी कस्टडी में, तो अब वो अपना नाम पता नहीं बता रहा है या फिर नाम पता बता रहा है तो पुलिसकर्मी को लग रहा है झूठ बोल रहा है, तो अब उसको फिर से सेक्शन 39 के जो प्रोविजंस जो हमने पहले पढ़े थे, अभी पढ़े थे 2 मिनट पहले, उसकी तरह डील कर लिया जाएगा, ठीक है। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, पर एक प्राइवेट व्यक्ति एक अपराधी को पकड़ के लाए थाने में और पुलिसकर्मी ने उसको कस्टडी में ले लिया, और उसको कस्टडी में लेते के साथ ही क्या पता लगा, या कस्टडी में भी नहीं लिया था, वो प्राइवेट व्यक्ति उसको पकड़ के लाया, बोला सर इसने कोई अपराध किया है, तो पुलिसकर्मी को 2 मिनट में पता लग जाता है, क्या पता लग जाता है, यह पता लग जाता है। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, बिल्कुल भी संतुष्टजनक कारण नहीं होते, यकीन करने के कारण नहीं होते, क्या डेट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। कौन से व्यक्ति ने? जिसको एक प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया है। ही शैल बी एट वंस रिलीज, तो उस गिरफ्तारित व्यक्ति को जिसको कि प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार कर रखा और वो उसको पुलिस थाने या पुलिस ऑफिसर के पास लाया गया, तो उसको एक बारी में ही पुलिसकर्मी या पुलिस थाने के पुलिसकर्मीज छोड़ देंगे। वंस रिलीज, एक बारी में उसको मुक्त कर देंगे प्राइवेट व्यक्ति की कस्टडी से, डिटेंशन से, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का पूरा हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेरे को आज से ही स्मेल आ रही है कि ये सेक्शन पीटीई प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन का मोस्ट ऑफ द इंडेक्स बेस्ड सेक्शन पूछा जा सकता है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्संस कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 40 BNSS में दिया गया है, पहले सेक्शन 43 CRPC में दिया गया था, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 41 ऑफ दी BNSS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, अब क्या मैजिस्ट्रेट साहब, जज साहब भी गिरफ्तारी कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली अब ये दिया गया है भाई, जब एक नॉर्मल प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकता है, जब एक पुलिसकर्मी गिरफ्तारी कर सकता है, तो वाई नॉट मैजिस्ट्रेट भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 41 ऑफ BNSS, देखिए 41 का 1, When any offense is committed in the presence of magistrate, whether executive or judicial, जब एक अपराध घटित हो जाता है, और वो अपराध घटित कब होता है? जब मौजूदगी थी उस अपराध के टाइम में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की वहीं पर उसी स्पॉट पर, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी उसी स्पॉट पर जहाँ एक अपराध हुआ है, ठीक है, विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, और वो अपराध कहाँ घटित हुआ है? उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की लोकल क्षेत्रफल में, जो उसको CGM ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को CGM लोकल जुडिक्शन देता है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कौन क्षेत्रफल देता है अपनी पावर BNSS के तहत एक्सरसाइज करने के लिए? भाई बताइए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कौन देता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को तो CGM साहब देते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब देते हैं, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कौन पावर देता है? BNSS के तहत पावर्स देता है, भाई प्रावधानों को आप यूज करिए, DM साहब देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब देते हैं, ठीक है। यही कह रहा है विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के मौजूदगी में एक अपराध घटित हुआ है, और उसकी लोकल क्षेत्रफल में उसके सामने हुआ। अब देखिए, ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, उस अपराधी को या तो खुद से गिरफ्तार कर लेंगे, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या फिर किसी और व्यक्ति को ऑर्डर कर देंगे कि जाओ इस ऑफेंडर को तुम गिरफ्तार कर लो, ठीक है। एंड मे देयर अपॉन, और फिर उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिन कंटेन्ड एज टू बेल, अब जो बेल वगैरह लेने के जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उसको तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मानना पड़ेगा। अगर प्रावधान नहीं है तो क्या करेंगे वो? कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, नहीं है तो प्रावधान बेल के, अगर बेल के प्रावधान है तो मानेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब भी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब भी। बेल के प्रावधान नहीं है तो सीधा सीधा क्या करेंगे? उस व्यक्ति को जिसने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक अपराध किया है, उसको कस्टडी में कमिट कर देंगे। अब ये कस्टडी कौन सी हो सकती है? यह कस्टडी दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, JCB जुडिशियल कस्टडी भी और PCB पुलिस कस्टडी भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें पुलिस कस्टडी ज़्यादा बेटर लग रहा है कि अपराधी ने एक अपराध मैजिस्ट्रेट के सामने मौजूदगी में कर दिया, तो ऑब्वियसली अब अपराधी को पहले पुलिस थाने की कस्टडी कटवाएगा एग्जीक्यूटिव साहब या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब, सीधा जुडिशियल कस्टडी में, जिला कारागार में क्यों भेजेगा? भाई पहले उसने जो अपराध किया उसकी छानबीन तो होगी, और अच्छी तरह से उसके पेपर कोई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले कुछ IOU कुछ करेगा तो सही, तो इसमें बेटर ऑप्शन है कि भाई पुलिस कस्टडी में भेजेगा। लेकिन इसमें इम्प्लाइडली हम लिख सकते हैं कि भाई सीधा मैजिस्ट्रेट साहब का मन है जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। अब देखिए हम इसके आगे लिख लेते हैं, 2 एरो बनाकर हम लिख लेते हैं, या तो इधर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम एक और पढ़ते हैं, सेक्शन 41 का सब सेक्शन 2, एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट, अब कोई भी मैजिस्ट्रेट में कौन आता है? ये आगे वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, या तो एग्जीक्यूटिव है वो या फिर जुडिशियल है, ठीक है। मे एट एनी टाइम
अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस, तो किसी भी समय या तो खुद गिरफ्तार कर लेंगे या फिर गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को दिशा निर्देश दे देंगे इन हिज प्रेजेंस, और जिसको गिरफ्तार किया जाएगा या तो मजिस्ट्रेट खुद करते तो उनकी प्रेजेंस तो रहेगी, और दिशा निर्देश देते हैं किसी और व्यक्ति को कि तुम उसे गिरफ्तार कर ले जाओ, और वो व्यक्ति जब उस व्यक्ति को अपराधी को गिरफ्तार करने जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब की वहाँ मौजूदगी होगी, प्रेजेंस होगी। अब देखिए आगे, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, और उसकी क्षेत्रफल में, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड द इन सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट। ये लीजिए, अब एक व्यक्ति एक मान के चलिए एक व्यक्ति जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जज साहब है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट JMIC है, और एक व्यक्ति मान के चलिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी, तो हम अब एग्जांपल लेके चलते हैं, एक व्यक्ति जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अब उसकी मौजूदगी में वो मान के चलिए गुड़गांव का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसकी मौजूदगी में उसके कोर्ट में या कोर्ट रूम के बाहर एक व्यक्ति अपराध कर देता है, और जो मैजिस्ट्रेट को लगता है अपराध हो रहा है, तो क्या मैजिस्ट्रेट उसको गिरफ्तार कर सकता है? यस, हाँ, गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट अगर गुड़गांव में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लिखा गया है सेक्शन 41 के, हमें देखा है सेक्शन 41 के सबसेक्शन 2 में यह मिलता है, लेकिन लेटर पार्ट में क्या लिखने को मिलता है कि भाई अगर गुड़गांव का एक मैजिस्ट्रेट है और वो अपने उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने गया है और वहाँ किसी व्यक्ति ने एक अपराध कर दिया मैजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में, तो क्या गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट अपनी लोकल क्षेत्रफल, क्या मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहाँ महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है, क्या वहाँ वो अपना लोकल क्षेत्रफल एक्सरसाइज करता है? क्या उसका कोर्ट वहाँ है? तो वहाँ वो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, तो वहाँ वो उसको कैसे गिरफ्तार करेगा? अगर उस व्यक्ति ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध किया होगा तो उसको मैजिस्ट्रेट सेक्शन 40 के तहत गिरफ्तार करेगा, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन की तरह। तो मैजिस्ट्रेट अगर गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट है और एक अपराधी गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के सामने कहीं भी सदर बाजार में, एम्बियंस मॉल में या कोर्ट में ही कोई अपराध कर देता है, तो मैजिस्ट्रेट या तो उसको कोर्ट में खुद गिरफ्तार कर लेगा, या खुद क्यों करेगा, खुद अपने डाइस से क्यों उतर के आएगा, किसी और अपने दिल्ली पुलिस से करवा देगा। अब यही मान के चलिए एक गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट है, गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के सामने एक अपराधी अपराध कर देता है एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, अब वहाँ तो उसका कोई दिल्ली वगैरह कोई कोर्ट स्टाफ नहीं है, तो वहाँ क्या वो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, अपराधी को एम्बियंस मॉल में गिरफ्तार कर सकता है एज ए मैजिस्ट्रेट? यस, ऑब्वियसली कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एम्बियंस मॉल का गलत एग्जांपल दिया क्योंकि एम्बियंस मॉल तो दिल्ली की सीमा में पड़ता है, पर मान के चलिए आधा वो गुड़गांव की सीमा में भी है, आधा वो दिल्ली की सीमा में भी है, तो क्या होगा? तो अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट वो वहाँ कर सकता है। और यही मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट है और वो उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जाता है, तो वहाँ कोई एक व्यक्ति एक अपराध कमिट कर देता, तो कहाँ गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट वहाँ अपनी जुरिडिक्शन क्षेत्रफल एक्सरसाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो वहाँ वो एज अ मैजिस्ट्रेट वो व्यक्ति जो गुड़गांव का जज साहब है वो उस अपराधी को उज्जैन में अरेस्ट नहीं कर सकता एज अ मैजिस्ट्रेट। वो कैसे गिरफ्तार करेगा? सेक्शन 40 BNSS के प्रावधान की तरह करेगा, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, एक निजी व्यक्ति की तरह वो गिरफ्तारी करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बताया गया है सेक्शन 41 के सबसेक्शन 2 में, और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे और तो हम पढ़ेंगे, और ये साथ साथ ये भी बताया गया 41 के 2 में कि भाई उसकी जुरिडिक्शन भी होनी चाहिए, तभी वो एज अ मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है, और वो उसकी जुरिडिक्शन होनी चाहिए, और वो वारंट काटने के लिए भी वो कॉम्पिटेंट सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी वो गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। क्या अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो गुड़गांव का है, अब वो उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जाता है महाकाल जी के, तो क्या वो वारंट काट सकता है वहाँ? भाई उसकी कोई क्षेत्रफल नहीं है, वो वारंट कैसे काटेगा? तो नहीं काट सकता। क्या वो गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट है, वो गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है? गुड़गांव में एक अपराध होता है उसके लिए वारंट काटने के लिए 100% है, ठीक है, तो गुड़गांव के लिए काट सकता है, पर नो, गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट MP में जाके अपनी जुरिडिक्शन ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि उसको बाहर है एक्सप्रेसली, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 ऑफ BNSS। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। अब क्या फौजियों को, जो कि फौजी होते हैं, क्या उनको गिरफ्तारी से छूट मिली गई है? तो वे हमें सेक्शन 42 में देखने के लिए मिलेगा। अब 42 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जो कि बहुत सारे फौजी ये सोच रहे हैं कि हम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी मतलब मान के चलिए ऑफिशियल ड्यूटी वो जब कर रहे हैं, मतलब वो जब अपनी सीमा पे अपनी ड्यूटी जब निभा रहे हैं, तो वहाँ वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर वहाँ उनसे कोई अपराध हो सकता है तो उनको गिरफ्तार कौन करेगा? उनको आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। पर वो एक फौजी अगर छुट्टी पे अपने गाँव में आता है और फिर कोई अपराध कर देता है, तो क्या जब वो ऑफिशियल ड्यूटीज निभा रहा था? बिल्कुल भी नहीं निभा रहा था, तो उसको कैसे गिरफ्तार करा जाएगा? तो उसको एक आम नॉर्मल पर्सन की तरह गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कोई भी आर्म्ड फोर्सेज की तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हमें सेक्शन 42 देखने को मिलेगा कि ऑफिशियल उसने कोई अपने मतलब ड्यूटीज़ को निभाते वक्त
उसने अपनी ड्यूटीज़ को, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई अपराध किया है तो उसको आर्मी एक्ट के थ्रू ही फौजी ही गिरफ्तार करेंगे। तो पुलिसकर्मी उसको कब गिरफ्तार कर लेगा? अगर वही फौजी अपनी छुट्टी मनाने अपने गाँव में आता है और फिर अपराध कोई कर देता है तो उसको एक नॉर्मल पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार कर सकता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं फौजी हूँ, मेरी फौज को बुलाओ। नो, उसको 2 थप्पड़ मारेगा पुलिसकर्मी और चल बैठ भाई अंदर, तूने एक अपराध किया है और तूने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ की डिस्चार्ज में भी नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1। Notwithstanding anything contained in section 35 and section 39 to 41, कह रहा है सब कुछ भूल जाइए। सेक्शन 35 में जो भी लिखा है उसको भी एक साइड में रख दीजिए। सेक्शन 39 में जो लिखा हुआ है, सेक्शन 40 में जो लिखा है और सेक्शन 51 BNSS में जो लिखा हुआ है उसको साइड में रख दीजिए। उनको कुछ मत बात रखिए। ये याद रखिए, क्या रखिए? नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, कोई भी सदस्य जो कि आर्म्ड फोर्सेज का, जो कि फौज का है, और वो फौजी सदस्य कौन से फौज का है? यूनियन, जो केंद्र सरकार के लिए जो फौज काम करती है उसका है। शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर तो वो कुछ कार्य करता है, और परपोर्टेड टू बी डन, या उसके कहने पर हुआ है। ठीक है, मतलब वो किसी के कहने पर कोई कार्य करता है या स्वयं इच्छा से कुछ कर देता है वो कार्य, एनीथिंग डन, वो कुछ स्वयं इच्छा से कर देता है, या परपोर्टेड टू बी डन, या कोई और उससे कुछ कार्य करवाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। टू बी डन बाय हिम, और उसके द्वारा वो कार्य होता है, मतलब एक अपराध होता है। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और वो अपराध एक आर्म्ड फोर्सेज, जो कि एक मेंबर जो सदस्य है वो यूनियन का आर्म्ड फोर्सेज का, तो वो कैसे अपराध कर देता है? क्या डिस्चार्ज करते वक्त? डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, अपने ऑफिशियल दायित्व को डिस्चार्ज करते वक्त। मतलब एक फौजी की क्या ड्यूटी है भाई? सीमा पे जाए और दुश्मनों से लड़े। तो अगर उसने दुश्मन से लड़ते हुए एक आतंकवादी को गोली मार दी तो क्या पुलिसकर्मी उसको आगे गिरफ्तार करेंगे क्या? या आर्मी वाले उसको गिरफ्तार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बोला गया। अब देखिए, एक्सेप्ट कब कर सकते हैं? आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक फौजी आर्म्ड फोर्सेज जो कि यूनियन के लिए मेंबर है और उसने एक अपराध किया है, एक एक्ट किया है और अपनी डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज के तहत किया है, तो उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा? जब सैंक्शन मिल जाएगी केंद्र सरकार की। एक्सेप्शन है, जब केंद्र सरकार की सैंक्शन मिल जाएगी तभी एक फौजी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिर भी कि उसने एक एक्ट किया है और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते वक्त किया है, तब उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और पहले किसकी सैंक्शन लगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी? केंद्र सरकार की। ठीक है, तो ये हमारा 42 का 1। अब पढ़ते हैं 42 का सबसेक्शन 2। द स्टेट गवर्नमेंट में, तो राज्य सरकार में क्या है? उनकी डिस्क्रिप्शन है, कर भी सकती है ना भी कर सकती है। क्या कर सकती है? बाय नोटिफिकेशन, भाई एक मैसेज निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी और क्या करेगी? डायरेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन। तो राज्य सरकार अगर चाहती है तो जो सबसेक्शन 1 में जो प्रावधान है वो अपने राज्य में भी अपने जो फौजी, जो राज्य सरकार के नीचे जो फौजी काम करते हैं उनके ऊपर लगा सकती है। ठीक है भाई, अब यूनियन थोड़ी भाई फौजियों को जिम्मेवारी है भाई। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के लिए भी बहुत फौजी आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर होते हैं। तो यही कह रहा है सेक्शन 42 का 2 कि शेल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोर्स, या तो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ फौजीज के लिए यह अप्लाई कर देगी सेक्शन 42 का 1, या फिर क्या करेगी? किसी कैटेगरी ऑफ मेंबर्स, कोई सदस्य बहुत बड़ी समुदाय है, कोई कैटेगरी ऑफ फोर्सेज है, तो उसके लिए सेक्शन 42 का 1 राज्य सरकार लागू कर देगी अपने राज्य में। ठीक है, और कौन से प्रोविजन के तहत करेगी? सेक्शन 42 के सबसेक्शन 2 के तहत। और क्या होगा? और वो फौजी राज्य सरकार में क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल ड्यूटीज को कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब वो राज्य में उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो शांति को, मतलब जो समाज में, समुदाय में अशांति फैली हुई है उसको मेंटेन करे, उसको संभाले, उसकी रेख देख करें। एज में भी स्पेसिफाइड देयरिन, जो राज्य सरकार अपने ऑर्डर में बता देगी कि भाई कौन कौन से हमारे मतलब फौजी शांति को मेंटेन कर रहे हैं और कौन कौन सी क्लासेस ऑफ फोर्सेस को और कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ आर्म फोर्सेस को यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी, अरेस्ट, अगर वो क्या करते हैं तो वो कोई डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज में कोई एक्ट कर देते हो। अब देखिए, wherever they may be serving and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। तो मान लीजिए राज्य में चाहे वो कहीं भी वो फौजी काम कर रहे हो, जिनको राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि यह व्यक्ति राज्य सरकार के लिए फौज में काम कर रहा है और ये क्लास ऑफ फोर्सेज है या कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ फोर्सेज है, और इसने कोई अगर एक्ट किया डिस्चार्ज इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ के तहत, और ये राज्य में चाहे कहीं भी है, चाहे गुड़गांव में है चाहे सिरसा में है,
तो कहीं भी किया तो इसको कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये कहा गया कि राज्य के लिए अगर ये प्रावधान लाना है 42 का 1, तो 42 का 2 ये कह रहा है कि भाई जो 42 के 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्ड लिखा हुआ है ना, आप उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट लिख लीजिए और 42 के 1 को स्टेट गवर्नमेंट की तरह भी आप रीड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 42 पूरा का पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अरेस्ट हाउ मेड। अब गिरफ्तारी कैसे होती है, ये सेक्शन 43 BNSS में हमें दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए अब मैं आपको करवाने वाला हूँ आज वाली क्लास में हम सेक्शन 44 तक करेंगे। आज वाली क्लास में हम सेक्शन 44 तक करेंगे, ठीक है। आज वाली क्लास में हम सेक्शन 44 तक अच्छे से रीड कर लेंगे इन रैपिड डिटेल सीरीज ऑफ माय कोर्स ऑफ बेयर एक्ट रीडिंग विद ट्रांसलेशन इन हिंदी एंड इंटरप्रिटेशन इन हिंदी, ओके। तो अब मैं पढ़ने वाला हूँ सेक्शन 43 जो कि इंडेक्स बोलता है अरेस्ट हाउ मेड की गिरफ्तारी कैसे होगी। 43 का 1, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर, एक गिरफ्तारी करने के लिए पुलिसकर्मी क्या करेगा, और अदर पर्सन मेकिंग द सेम, या कोई और अन्य व्यक्ति। अब अदर पर्सन क्या है, इसमें अदर पर्सन कौन है, इसमें अदर व्यक्ति है या तो भाई प्राइवेट पर्सन है, या तो कोई प्राइवेट पर्सन है, या मैजिस्ट्रेट भी अदर पर्सन में आ जाते हैं क्योंकि वो पुलिसकर्मी नहीं है। आप देखिए इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर, एक गिरफ्तारी करते वक्त पुलिसकर्मी क्या करेगा, और अदर पर्सन मेकिंग द सेम, या कोई और अन्य व्यक्ति है जो प्राइवेट पर्सन है या मैजिस्ट्रेट है जो कि गिरफ्तारी कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी। तो एक मुलजिम की जिसको गिरफ्तार करना है उसकी बॉडी को, उसके शरीर को टच करेंगे, ठीक है, और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन, या फिर जो अपराधी है जिसको गिरफ्तार करना है उसकी बॉडी को कन्फाइन, बंधक बना लेंगे, उसको जकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। उसको उसकी डायरेक्शंस में जाने नहीं दिया जाएगा, उसको पकड़ के रखेंगे पुलिसकर्मी या फिर वो अन्य व्यक्ति जो कि अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब कौन कौन, प्राइवेट व्यक्ति है, मैजिस्ट्रेट। अब देखिए टू बी अरेस्टेड, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार होना है उसकी बॉडी को, उसके शरीर को टच करेगा एक पुलिसकर्मी, प्राइवेट व्यक्ति और मैजिस्ट्रेट, या फिर कन्फाइन कर लेगा उसको, मतलब पकड़ लेगा, उसको बंदी बना लेगा, ठीक है, वहीं पर ही। किसको, टू बी अरेस्टेड, उस व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार होना है, ठीक है। अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन, अगर एक व्यक्ति ने जिसको गिरफ्तार करना है, उसने, एक पुलिसकर्मी ने बोला, जीप आ गई, एक घर था एक अपराधी का जिसके घर के सामने आके पुलिस की जीप रुकी। अब पुलिस की जीप वाले ने हॉर्न बजाया, उस व्यक्ति ने गेट खोला और पुलिस व्यक्ति ने ऐसे कहा उस व्यक्ति को, तो इससे क्या समझा, वो पुलिस ऑफिसर ने उस अपराधी को ऐसे इशारे किया, तो वो अपने आप समझ गया, वो आके पुलिसकर्मी की जीप में बैठ गया और जीप जाके चल पड़ी। तो फिर क्यों ही टच और कन्फाइन करना उसकी बॉडी को। जब पुलिसकर्मी उसके घर पे आगे आया जिसको गिरफ्तार करना उस व्यक्ति को, जीप से हॉर्न बजाया, जो व्यक्ति गिरफ्तार होना वो गेट के बाहर आया, पुलिसकर्मी ने उसको इशारा करा ऐसे कि, मतलब इसका इशारा क्या है कि भाई आजा जीप में आके बैठ जा। तो अब वो व्यक्ति जीप में आके बैठ गया है, तो भाई फिर क्यों ही पुलिसकर्मी उसको टच और कन्फाइन करेगा, उसकी बॉडी को क्यों छुएगा और उसकी बॉडी को क्यों बंधक बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि सबमिशन सिर्फ हथकड़ी लगाने से या पकड़ने से नहीं होता था। किसी पुलिसकर्मी ने आपको ये बोल दिया ना कि आपने फलाना अपराध किया और आपको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, तो आप तभी अरेस्ट हो गए हो। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रस्सी बांध के, शैकल्स बांध के, जो हथकड़ियाँ होती है वो बांध के लेके जाए, नहीं। आपको अगर उसने हाथ में हाथ डालकर कन्फाइन कर लिया, मतलब आपके हाथ के उंगलियों के बीच में उसकी पुलिसकर्मी की उंगली है, तो एक व्यक्ति गिरफ्तार मान लिया जाता है, ठीक है। और सीधा अगर एक रेस्पेक्टेड सिटीजन को ये बोल दिया पुलिसकर्मी ने, भाई यू आर अंडर अरेस्ट, तुरंत उसकी अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब तो ये आता हमारा 43 का 1। अब पढ़ेंगे सेक्शन 43 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड, बताया गया है जहाँ एक महिला को गिरफ्तार करना है, ठीक है, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी, भाई अगर कुछ और हालात दिखाते हैं तो वो मानना, वरना जनरल रूल है ये मानना। हर सबमिशन टू द कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो उस महिला की जो उस महिला की सबमिशन है कि वो गिरफ्तार हो चुकी है, तो मान लिया जाएगा उस महिला ने अपनी गिरफ्तारी, मतलब अपना सबमिशन हिरासत में कैसे दे दिया जिस महिला की गिरफ्तारी होनी है, कि भाई उसने, एक पुलिसकर्मी ने बोला कि वुमेन जी आपने एक अपराध किया था, आप अरेस्टेड हो,
तो बस ये बोल देगा ना, तो उसकी उस वुमेन की गिरफ्तारी वहीं मान ली जाएगी कि एक ओरल इंटीमेशन में पुलिसकर्मी ने एक ओरल इंटीमेशन दी, एक ओरली मौखिक रूप से कुछ बोले इस वुमेन को जिसने एक अपराध कर रखा जो गिरफ्तारी जिसको गिरफ्तार करना है, तो उसकी सबमिशन प्रिज्यूम कर ली जाएगी, मान ली जाएगी कोर्ट के द्वारा। आप देखिए, एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर, और कह रहा है अगर भाई वो सबमिशन ओरल रिक्वेस्ट से, ओरल इंटीमेशन से वो महिला जिसको गिरफ्तार करना नहीं मानती, सबमिशन कस्टडी में नहीं आती, तो क्या होगा देखिए, अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर्स, भाई और जो हालात अगर आप मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि भाई उसको अब टच और कन्फाइन करना पड़ेगा, तो क्या होगा देखिए, और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, और भाई पुलिसकर्मी का फीमेल महिला पुलिसकर्मी होना यहाँ जरूरी है, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग द अरेस्ट, तो अगर कोई मेल पुलिसकर्मी है तो वो उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर कि उस महिला ने अपना सबमिशन ओरल इंटीमेशन पे उस पुलिसकर्मी मेल पुलिसकर्मी की नहीं दिया है। अगर मान के चलिए कोई फीमेल पुलिसकर्मी है, वो एक महिला को गिरफ्तार करनी आती है, तो वो फीमेल पुलिसकर्मी भी उस महिला को बोलेगी कि भैया आ जाइए, आपके खिलाफ हमें एक रिपोर्ट मिली है, हमने FIR लॉन्च की है और आपको गिरफ्तार करना मांगता है, तो उस महिला की गिरफ्तारी यह कहने पर प्रिज्यूम कर ली जाएगी कि वो आके जीप में बैठ गई और पुलिसकर्मी उसको लेके चलेगी। तो यही कह रहा है, एक पुलिसकर्मी अगर वो ऐसा नहीं मानती है, एक महिला पुलिसकर्मी एक महिला को बोलती है जिसको गिरफ्तार करने आई है वो कि भाई आ जाओ जीप में आके बैठो, तुम्हें गिरफ्तार करने हम आए हैं, तो महिला पुलिसकर्मी को वो जो महिला होती है जिसको गिरफ्तार करने है वो ठेंगा दिखाती है, बोल मैं तो नहीं हटूंगी, ये ले, तो पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी ही उसकी बॉडी को टच और कन्फाइन करेगी। कोई भी मेल पुलिसकर्मी एक महिला मुलजिम को, अक्यूज को टच और कन्फाइन करके अरेस्ट नहीं करेगा। यह हमें साफ साफ देखने को मिलता है सेक्शन 43 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, जिस व्यक्ति को पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने गए हैं वो अकड़बाजी करता है, हा हुल्लड़ करके, मतलब अपना बचाव करता है और रजिस्ट करता है, जब पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार करें, पुलिसकर्मी को धकेल रहा है, दूर धक्का मार रहा है, मतलब पूरी टक्कर दे रहा है, मतलब वो गिरफ्तार होना नहीं चाहता, मतलब वो रजिस्ट कर रहा है। अब देखिए, और अटेम्प्ट्स टू अवॉइड द अरेस्ट, या फिर भागने की प्रयास करता है, मतलब मेरी गिरफ्तारी रुक जाए किसी भी तरह वो भागने का प्रयास करता है, तो क्या होगा देखिए, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। तो अब पुलिसकर्मी या वो अन्य व्यक्ति जो कि प्राइवेट व्यक्ति है, मैजिस्ट्रेट है, अपने हर संभव घोड़े दौड़ा देगा उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अब हर संभव घोड़े क्या होंगे, अब वो टच और कन्फाइन नहीं करेगा। अब अगर पुलिसकर्मी से वह व्यक्ति रजिस्ट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, तो उससे मेरा ठेंगा भी गिरफ्तार नहीं होगा, तो उससे अब तो पुलिसकर्मी क्या करेगा, अब पुलिसकर्मी या वो अदर पर्सन जो प्राइवेट व्यक्ति है, मैजिस्ट्रेट अगर गिरफ्तारी करने गया है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधा उसको हर घोड़े दौड़ा दी जाएंगे और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर वो रेजिस्ट कर रहा है और वो इवेड करना चाह रहा है अपनी गिरफ्तारी को, तो हर संभव घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या है, उसको बुरी तरह से पीट पूट के भी उसको गिरफ्तार अब कर लिया जाएगा। ठीक है, और अब उसको एक्सेप्शन क्या मिल जाएगी पुलिसकर्मी को, सेक्शन 43 के सबसेक्शन 2 की एक्सेप्शन मिल जाएगी कि सर जब हम करने गए तो हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाने लग गए, अब हमने इसको गिरफ्तारी करनी मांगती थी इसलिए हमने भी इसके लाठी डंडे मारे, इन कॉन्सिक्वेंसेस इसको चोट लगी। और हालांकि रियली में क्या हुआ था, जिस व्यक्ति को पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने गए थे उसने कोई उन पर लाठी डंडे नहीं चलाए थे, पुलिसकर्मी ने पहले जाते उस व्यक्ति को तोड़ा फोड़ा और फिर गिरफ्तार किया और आके झूठ बता दी कि सेक्शन कि ये हमें लाठी डंडे मारा था इसलिए हमने भी इसको लाठी डंडे मार के गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनको छूट मिली हुई है सेक्शन 43 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, तो उसको छूट मिली हुई है। ठीक है, तो पुलिसकर्मी को छूट मिली हुई है। ठीक है, किसमें कि भाई अगर वो बता दे, वो अपनी कहानी बना दे कि भाई एक व्यक्ति को वो गिरफ्तार करने गए, एक्चुअली में वो व्यक्ति, वो जैसे पुलिसकर्मी ने बोला आओ भाई तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, एक्चुअली में वो व्यक्ति तो बैठ जाता है जीप में, पर वो पुलिसकर्मी पहले क्या करते हैं, पुलिसकर्मी कागजों में क्या कहानी बनाते हैं कि भाई हम गए इसके घर पे, हमने इसकी बेल बजाई और ये अंदर से एक सोटा निकाल के लाया और हम पे आती सीधा वार कर दिया, तो बदले में हमने क्या किया, जो हमारे पास हमारा डंडा होता है उससे इसकी पिटाई करी और इसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहानी पुलिस वाले बना देते हैं। तो ये अब देखिए, ये सेक्शन 43 का हमने सबसेक्शन 2 पढ़ा। ठीक है, हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3। द पुलिस ऑफिसर में, तो पुलिसकर्मी की पावर है, डिस्क्रिशन है, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। क्या, कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, वो अपने व्यू में अपने मानसिकता में रखेगा कि भाई उस अपराधी ने कौन सा अपराध कर रखा है और उसके अपराध की श्रेणी क्या है और कौन सी ग्रेविटी का इसका अपराध है। तो वो क्या करेगा, यूज हैंडकफ वाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। तो पुलिसकर्मी अब हैंडकफ, हथकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकता है, ये CRPC में पहले नहीं था। अब पुलिसकर्मी
हैंडकफ हथकड़ियों का भी प्रयोग कर सकता है अगर एक पुलिसकर्मी को, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और अगर ग्रेविटी और नेचर ऑफ द ऑफेंस ये कहता है कि हाँ भाई ये डेंजरस ने कोई अपराध किया है, तो पुलिसकर्मी को अब पूरी छूट है कि वो हैंडकफ, एक हथकड़ी भी अपराधी पर बांध सकता है। सीआरपीसी में ये नहीं था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये दे दिया गया है। और सिर्फ अरेस्ट करते वक्त नहीं, जब उस व्यक्ति को, अपराधी को कोर्ट में पेशी पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाया जाएगा तब भी हैंडकफ में लेके आया जाएगा, ठीक है। बिफोर द कोर्ट भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए, हु इज हैबिचुअली और रिपीट ऑफेंडर। अब हैंडकफ सिर्फ किस पे, उस व्यक्ति पर तभी लगेगी, हैंडकफ उस व्यक्ति पर तब भी लग सकती है या तो उसने भाई फर्स्ट टाइम किसी ने मर्डर किया है, तो ऑब्वियसली नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ अपराध ऑफेंस ऐसा है कि भाई इसको हैंडकफ लगानी मांगती है। लेकिन एक मान के चलिए एक व्यक्ति ने चोरी की है, अब चोरी नेचर एंड ग्रेविटी कैसी है कि उसने 5,000 की चोरी की है। अब 5,000 की उसने चोरी की है, तो वो व्यक्ति उसका नेचर और ग्रेविटी ये कहती है कि इसने कोई मामूली सा अपराध किया है, क्योंकि इस मॉडर्न ईरा में भाई 5,000 रुपये वैल्यू कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, रखते भी हैं कई लोगों के लिए, पर भाई कई लोगों के लिए नहीं रखते। तो 5,000 की चोरी कोई बड़ी चोरी नहीं है, नॉमिनल सा अमाउंट। अब देखिए, लेकिन वो व्यक्ति, अब जो चोर है जिसको पुलिस कभी भी गिरफ्तार करने, जिसको हथकड़ी लगाएंगे, हैंडकफ लगाएंगे, वो व्यक्ति रिपीट और हैबिचुअल, मतलब उसका शौक है चोरी करना, वो कम से कम 100 चोरी कर सकता है, उसके खिलाफ 100 FIR दर्ज है, तो उसको हैंडकफ लगा सकते हैं, ठीक है। और रिपीट ऑफेंडर, मतलब वही वो बार बार अपराध कर रहा है, चोरी की अपराध कर रहा है, तो उसको लगा सकते हैं। एक चोर ने पहली बार चोरी की, क्या उसको हैंडकफ लग सकता है? नहीं लग सकता, ठीक है। एक चोर ने 100 चोरी की हुई है, फिर उसको 101 बार भी गिरफ्तार किया जाता है, 101 टाइम गिरफ्तार किया जाता है, उसको हैंडकफ लगेगी? 100% लगेगी। जब पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार करेंगे तब भी वहां से लगा लेंगे, और जब कोर्ट में उसको पेश ही करेंगे कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने, तब भी उसको हैंडकफ में लेके आ जाएगा। सीआरपीसी में ये नहीं था, ये ओनली हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिला। अब देखिए आगे, और हु एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हु हैज कमिटेड ऑफेंस और ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये लीजिए, अब एक व्यक्ति को हैंडकफ लगाई जा सकती है जिसने कि क्या किया है, वो कि हिरासत से भाग गया था पहले, अब वो उसको दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको हैंडकफ लगा ली जाएगी, ठीक है। और देखिए, हु हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक व्यक्ति के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब खुद तो वो मास्टर, वो तो की गैंगस्टर है, मतलब खुद तो वो शार्प गैंगस्टर है कि भाई खुद तो वो एक्ट नहीं कर रहा है, अपने चेलों को भेजकर कहीं विभिन्न देशों में भारतवर्ष के क्राइम्स करवा रहा है, अपराध करवा रहा है, तो मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करा रहा है, मतलब उसके क्राइम का पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड है, उसने सारी प्री प्लानिंग हर तरह की हुई है कि मुंबई से मेरे को किससे एक्सटॉर्शन लेनी है, बेंगलोर से कौन व्यक्ति मेरे को भेजना है एक्सटॉर्शन लेने के लिए, दिल्ली से कौन से सेठ को लेनी है, और उसने अपने गुर्गे हर जगह छोड़ रखे हैं, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, सोचा हुआ क्राइम की, पहले से प्लानिंग बना के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं कि वहाँ मेरे बेंगलोर में 5 व्यक्ति पड़े हुए हैं, मेरे गुंडे गूंड, मेरे पाले हुए शेर दिल्ली में पड़े हुए हैं, यहाँ इस व्यक्ति को ऑर्गेनाइज क्राइम करना है, वो फिर जो मेरे पास पैसा, जो मेरे पास वो जेल में भिजाएंगे, वो व्यक्ति उसको भेजेगा और वो मेरे पास जेल में भेजेगा, ये ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। अब एक कुछ गैंगस्टर्स हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है इंडिया का, ठीक है, तो ये कैसे करते हैं क्राइम, ये ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, मतलब ये खुद कोई अपराध नहीं करते, खुद तो जेल में खुद तो कोई एक्शन नहीं करते, अपराध तो ये करते हैं पर ये खुद कोई एक्शन नहीं करते फील्ड पर जाकर, ठीक है, खुद गोलियां वोलियां कुछ नहीं चलाते, लेकिन इनके जो गुर्गे हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, भाई किसको टारगेट करना है ये बताता है और वो फिर उसको टारगेट करते हैं, तो यही होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। तो अब उस व्यक्ति को जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, तो उस व्यक्ति को भी अब हथकड़ी में कोर्ट में पेशी में लाया जा सकता है और पुलिसकर्मी उसको हथकड़ी के साथ ही गिरफ्तार करेगा। अब देखिए, टेररिस्ट एक्ट, या एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जो कि टेररिस्ट एक्ट में फंसा हुआ है, तो उसको भी अब हथकड़ी हैंडकफ लगा ली जाएगा। और देखिए, ड्रग रिलेटेड क्राइम, अब एनडीपीएस के किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है जिसमें उसको नशा नुशा कोई बेचता है, कोई गांजा गुंजा बेचता है, हैश बीट बेचता है भारी मात्रा में, जिसपे एनडीपीएस एक्ट की धारा लगी गई है, तो उस ड्रग डीलर को भी अब हथकड़ी हैंडकफ में पुलिस थाने में या कोर्ट में पेशी में लाया जाएगा। और देखिए, और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन, ये लीजिए भाई, अब ये आर्म्स एक्ट में जो भी ये नाजायज असले विदाउट लाइसेंस वाले जो रखते हैं, अब उनको भी हथकड़ी में पुलिसकर्मी लेके आएगा कोर्ट में, या फिर वो अपने थाने में गिरफ्तार करके ले जाएगा। सिर्फ मेन क्या है इसमें चीज देखने की, क्या है इसमें चीज देखने की, क्या है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस की, नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, किस श्रेणी का उसने अपराध किया और क्या उसकी ग्रेविटी है, क्या उसको पनिशमेंट मिल सकती है, तो उसी केस में उसको हथकड़ी लगाई जाएगी और इन केस में लगाई जाएगी। तो जो इन केस ये दिए गए हैं कि भाई वो ड्रग रिलेटेड क्राइम करता है, वो इलीगल आर्म्स या एमुनेशन गोली बारूद के कब्जे में पाया जाता है, तब भी उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। क्या उसके पास एक गोली मिली, एक बुलेट मिली, तो क्या भी उसको हथकड़ी लगाई जाएगी? भाई वो नेचर एंड ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यह मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि नेचर एंड ग्रेविटी पर यह डिपेंड करेगा, जोरों शोरों से डिपेंड करेगा। अब देखिए आगे देखिए,
और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एक व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है जब वो पाया जाता है कि उसने क्या किया है, वो एक इलीगल वेपन की ट्रेड में पाया जाता है, उसके पास कोई नाजायज असला पाया जाता है तो वो उसको भी हैंडकफ लगाया जाएगा। उसने कोई मर्डर किया एक व्यक्ति ने, अपराधी ने, तो उसको हैंडकफ लगाया जाएगा। रेप किया, बलात्कार किया तो हैंडकफ लगाया जाएगा कोर्ट में पेशी के दौरान भी, और पुलिस थाने में जब उसको गिरफ्तार कर लेगा जब भी। लेकिन उसको जब जिला कारागार में छोड़ देंगे तब भी उसको हैंडकफ लगाया जाएगा, तब नहीं। क्या उसको जो पुलिस कस्टडी में जब वो पुलिस थाने में जो प्रिजन होता है, जो एक जो जेल होता है, भाई पुलिस थाने में भी जेल होते हैं, 2-3 दिन वहाँ रखते हैं पुलिसकर्मी, तो जेल में तो रखते हैं, तो क्या वहाँ भी उसको हथकड़ी में रखा जाएगा? नहीं, वहाँ भी नहीं। तो बस उसको कहाँ रखा जाएगा? जब उसको जैसे पुलिसकर्मी अपने पुलिस थाने से लेके जाएंगे कहीं भाई डिस्कवरी करवाने, कहीं और किसी और जगह जहाँ ऑफेंस हुआ था उस जगह लेके जाएंगे, तो उसको हथकड़ी में ले जा सकते हैं, और कोर्ट में जब पेशी पे उसको लेके जाएंगे तो ले जा सकते हैं। एक व्यक्ति ने मर्डर किया तो उसको हथकड़ी हैंडकफ लग सकती है। अब रेप किया उसको हैंडकफ लग सकती है। किसी ने तेजाब फेंका, एसिड अटैक किया तो उसको हैंडकफ लग सकती है। काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, किसी ने जाली कोई नोट्स, कोई करेंसी बनाई है, मतलब भारत का पैसा पूसा बनाया और किसी अन्य देश की जाली फर्जी करेंसी बनाई तो उसको भी अब हथकड़ी लगा जा सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी व्यक्ति ने कबूतरबाजी की है, मतलब एक इंडिया का व्यक्ति था, उसको बेला फुसला के कुवैत भेज दिया कि तेरे को वहाँ कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, और एक्चुअली वहाँ उसको मिल रही है ऊँट चराने की नौकरी। तो उसने क्या किया, इंडिया के व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बेला फुसला के वहाँ भेजा, कबूतरबाजी की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। अब जिस व्यक्ति ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है तो उसको भी अब हथकड़ी लग सकती है। अब देखिए सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, अब एक अपराधी ने बच्चों के प्रति क्या किया है, सेक्सुअल रिलेटेड अपराध किए हैं, तो उसको भी हथकड़ी लगेगी। अब देखिए और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, या राज्य के विरुद्ध या फिर भारत सरकार के विरुद्ध एक अपराधी ने अपराध किया है जो कि सीधा सीधा किसको अफेक्ट कर रहा है, हमारे देश को अफेक्ट कर रहा है, मतलब देश की प्रभुता को उसके ऊपर उसने कोई अपराध किया है, तो उसको भी अब हथकड़ी में ही पुलिसकर्मी गिरफ्तार करेंगे और उसको कोर्ट में पेशी की तो हथकड़ी से ही की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 का सबसेक्शन 4। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स a right to cause the death of a person who is not an accused of an offense punishable with death or imprisonment or with imprisonment for life। तो कह रहा है सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड, ये सेक्शन, ये प्रावधान कोई भी अधिकार नहीं देता है एक व्यक्ति को जो गिरफ्तारी मेड कर रहा है, ऑब्वियसली पुलिसकर्मी, प्राइवेट व्यक्ति या मजिस्ट्रेट, जिस व्यक्ति ने एक अपराध जिसमें उसको सजा डेथ की या उम्र कैद नहीं मिलेगी ना, तो कोई भी ये प्रावधान सेक्शन 43 पुलिसकर्मी को कोई भी राइट नहीं दे रखी कि उस व्यक्ति की अपराधी की वो डेथ, मृत्यु कोज कर देगा। तो ऑब्वियसली ये एनकाउंटर वाला सेक्शन है। अब एक व्यक्ति है, मान के चलिए ए है, जिसने एक मर्डर कोज कर रखा है और वो फरारी पर चल रहा है, वो भागा हुआ है, ठीक है, वो भागा हुआ है, मतलब इवेड अरेस्ट कर रहा है, वो अपनी अरेस्ट से बच रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो ए है उसको भाई पुलिसकर्मी ढूंढते हुए घूमेंगे हर जगह। तो अब क्या कह रहा है, अब पुलिसकर्मी जब उसके पास उसके अड्डे पर गए तो उस ए ने जो मर्डर करके भागा हुआ है उसने फिर पुलिसकर्मी के ऊपर गोलियां चलानी चालू कर दी। तो क्या अब अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या पुलिसकर्मी अब उस व्यक्ति पर गोलियां चला सकते हैं, उसको मार सकते हैं? 100% उसकी मौत भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उसने उस पर्सन ए ने, जो अपराधी था एक मर्डर का है, उसने मर्डर किया था और उसको मर्डर की सज़ा क्या मिलती भाई, या तो उम्र कैद मिलती या तो उसको फांसी की सज़ा मिलती। तो पुलिसकर्मी अरेस्ट करते वक्त अगर एक व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया जिसमें उसको सज़ा डेथ की मिलनी है या फिर उम्र कैद मिलनी है तो ही उसकी मौत कोज कर सकता है। अगर उम्र कैद से कम उसको मिलनी है, 14 साल 10 साल मिलनी है, तो अरेस्ट करते वक्त वो ऑल नेसेसरी मीन्स जब लगाएगा, मतलब अपने घोड़े दौड़ाएगा अरेस्ट करते वक्त, कुछ भी मतलब थप्पड़ चट्टू मारेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति की मौत ही कर दे पुलिसकर्मी फिर एक प्राइवेट व्यक्ति या मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये अब पूरा बार लगा हुआ है। तो सेक्शन 43 के सबसेक्शन 4 में हमें केसेस देखने को मिलते हैं पुलिस ऑफिसर के एनकाउंटर केसेस, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम फेक एनकाउंटर केसेस। अब सारे एनकाउंटर फेक भी नहीं होते, लेकिन 85% ऑफ द एनकाउंटर्स इन इंडिया आर फेक अकॉर्डिंग टू द स्टडी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5, जो कि आज का हमारा लास्ट सबसेक्शन है। ठीक है, अब जो ये हमारा सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5 है, ये आज हम लास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अब सेक्शन 44 जो सर्च वगैरह का छानबीन जो सर्च होती है अपराधी की, उसके सेक्शन आ जाएंगे, तो वो हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये नया टॉपिक आएगा, अरेस्ट का आज मैंने पढ़ा दिया। अब देखिए सेक्शन 43 का सबसेक्शन 5
सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस कह रहा है, जो बहुत ही एक्सेप्शनल, मतलब 100 में से कोई एक चीज़ निकल के आती है वो एक्सेप्शनल है। मतलब 99 चीज़ तो एक साथ हो रही है लेकिन एक चीज़ कुछ अलग होगी, तो मतलब क्या हो गया, ये एक्सेप्शनल है। मतलब वो जो एक चीज़ हुई ना वो एक्सेप्शनल, मतलब कोई कह रहा है कोई अप्रतिम कोई हालात निकल के आ जाते हैं, एक्सेप्शनल हालात निकल के आ जाते हैं, उसको तो बचा लेना। बाकी आगे पढ़ो क्या करना। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो किसी भी वुमेन को, महिला को आफ्टर सनसेट, सूर्य उदय हो जाने के बाद और सूर्य अस्त हो जाने के बाद और सूर्य उदय हो जाने से पहले गिरफ्तार करनी नहीं करा जाएगा। मतलब आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, मतलब जब सूर्य छुप जाता है उसके बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी महिला को, और जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले नहीं किया जाएगा। मतलब नाइट टाइम में एक महिला को गिरफ्तार करने नहीं किया जाएगा, पर जहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है वहाँ कर लिया जाएगा। अब आगे देखिए, एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, और जहाँ यही अप्रतिम हालात उत्पन्न होते हैं तो वहां क्या होगा, द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल, तो महिला पुलिसकर्मी ही क्या करेगी, शैल मैंडेटरी है, महिला पुलिसकर्मी ही क्या करेगी, बाय मेकिंग अ रिटर्न रिपोर्ट, तो एक रिटर्न रिपोर्ट महिला पुलिसकर्मी बनाएगी, एंड क्या करेगी, ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और इजाजत लेगी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास JMIC की, कौन, वो महिला पुलिसकर्मी। और किसके लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ गए हैं कि एक महिला की अरेस्ट आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज करना जरूरी हो गया है, तो उसके लिए वो रिटर्न रिपोर्ट बनाएगी। रिटर्न रिपोर्ट में क्या लिखेगी वो, कि हाँ भाई इस महिला ने कुछ कबूतरबाजी की है, इस महिला ने किसी का मर्डर किया है, पर अब रात का समय हो गया, ये अपने घर में जाके छुप गई है और हम अब रात के समय इसमें बढ़ नहीं सकते, घर में घुस नहीं सकते, ये जनरल रूल है हमारा सेक्शन 43 के सबसेक्शन 5 में, पर इसने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसका केस फॉल कर रहा है, हमें इसे पकड़ना ही पड़ेगा। तो वो रिटर्न रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी और परमिशन इजाजत किसकी लेगी, महिला पुलिसकर्मी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की। अब आगे क्या होगा, विद इन हुज लोकल जुडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड, और उसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की वह इजाजत लेगी, परमिशन लेगी जिसके लोकल क्षेत्रफल में, मतलब इलाका मैजिस्ट्रेट जिसके लोकल क्षेत्रफल में उस महिला ने कोई अपराध घटित किया है। ठीक है, अब मान के चलिए एक महिला ने गुड़गांव में कोई मर्डर कमिट किया है और वो भाग के चली गई, फरार हो गई मुंबई, तो अब महिला पुलिसकर्मी मुंबई चली जाती है और वही उसको रात में आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज उस महिला को गिरफ्तार करना है महिला पुलिसकर्मी ने। तो क्या महिला पुलिसकर्मी मुंबई के किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की इजाजत लेगी, नहीं लेगी, वो इजाजत किसकी लेके जाएगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो गुड़गांव का है, जिसकी लोकल जुडिशन में, जो कि इलाका मैजिस्ट्रेट है उसकी लोकल जुडिशन में महिला ने कोई अपराध किया होता और वो मुंबई भाग गई है। तो ठीक, अब देखिए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद इन हुज लोकल जुडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और द अरेस्ट इज टू बी मेड। अब इसमें लास्ट का एक और लेटर पार्ट में खोल दिया गया है, या फिर उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की इजाजत ले सकती है वो महिला पुलिसकर्मी, द अरेस्ट टू बी मेड, जहाँ गिरफ्तारी होनी है। अब मान के चलिए पहले पार्ट को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि गुड़गांव की एक महिला थी, वो मर्डर करके मुंबई में चली गई है, तो वो महिला पुलिसकर्मी जब मुंबई में जाएगी तो अब मुंबई में तो गुड़गांव की कोई जुडिक्शन नहीं लगती, तो वो मुंबई के मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेके भी आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज उस महिला को गिरफ्तार कर लेगी मुंबई में भी। अब मान के चलिए गुड़गांव की एक महिला ने मर्डर कर दिया और वो गुड़गांव में ही रह रही है और महिला पुलिसकर्मी को उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, अब उसको आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट करना जरूरी हो गया है। तो क्या अब वो किसकी परमिशन लेगी, तो वो अब वो गुड़गांव के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं सेक्शन 43 हमारा पूरा होता है, जो कि अरेस्ट हाउ मेड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है BNSS का। ठीक है, तो आज मैंने आपके सेक्शन कौन कौन से पूरे करवाए हैं, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, तो कितने सेक्शन हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने आज आपके 7 सेक्शन पूरे करवा दिए, जो कि सेक्शन है 37 से लेके सेक्शन 43 तक। ठीक है, वो विद डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी एंड एवरी पॉसिबल एग्जाम्पल्स विच आई कैन मेड। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया कि भाई क्रिमिनल प्रक्रिया में अरेस्ट कैसे होता है और प्राइवेट व्यक्ति कैसे अरेस्ट करता है, गिरफ्तार कैसे करता है, मैजिस्ट्रेट कैसे गिरफ्तार करता है, पुलिसकर्मी कैसे गिरफ्तार करता है। तो ये मैंने सबको आज इस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। अब कल वाली वीडियो में हम सेक्शन 44 के बाद वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और हम कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।